हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइंस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान पर आधारित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इससे पहले भी हम पार्ट 3 कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः उपयोग होने वाली निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिकतम होता है? क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि नीचे जो ईंधन दिए गए हैं उनमें से किसका ऊष्मीमान अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बी है डीजल। सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डी है पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक ऊष्मीमान जो होता है वह होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का। तो सबसे ज़्यादा हो गया एलपीजी का, उसके बाद पेट्रोल और डीजल आते हैं, और उन्हीं के लगभग फिर उनसे थोड़ा कम या उन्हीं के बराबर लगभग संपीड़ित प्राकृतिक गैस का होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन नंबर सी द्रवित पेट्रोलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। क्या कह रहा है यहाँ पर कि वायु जो है हमारी वह कई गैसों का मिश्रण होती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प, इन सब का सम्मिलित प्रतिशतता लगभग कितने परसेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए है 0.1%, बी 1, सी 21% और डी 78%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन सभी का प्रतिशत लगभग 1% होता है, जबकि जो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 78.08% होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वह 20.95% होती है, या इसी को 21% भी कह देते हैं। और शेष ये जो सभी गैसें होती हैं इनका परसेंट लगभग 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? ऑप्शन नंबर ए है एड्रिनल, बी अग्नाशय, सी पीयूष, डी थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय जो होती है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि एक होती हैं, लैंगर-हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में एक लैंगर-हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। तो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं में एक बीटा कोशिकाएं हार्मोन इंसुलिन का स्रवण करती हैं। तो लैंगर-हैंस की कौन सी द्वीपिकाएं इंसुलिन का स्रवण करती हैं? बीटा कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए है स्थिर वैद्युत बल, बी घर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा था कि जो अन्य तीनों से भिन्न है उस बल का चयन करना है। तो ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है और चुंबकीय बल होता है, ये तीनों ही बल प्रकृति में पाए जाते हैं। जबकि ये जो घर्षण बल होता है वह यदि हम एक वस्तु को अन्य वस्तु के पृष्ठ पर सरकाते हैं अथवा उसे सरकाने का प्रयास करते हैं तो वस्तु की गति उस वस्तु के पृष्ठ के बीच किसी एक बंधन द्वारा अवरोधित होती है। तो ये अवरोधन क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के ऊपर सरकाते हैं या चलाते हैं तो उससे घर्षण बल उत्पन्न होता है। लेकिन जबकि जो स्थिर वैद्युत है और गुरुत्वाकर्षण है और ये चुंबकीय बल है, ये तीनों प्रकृति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गायटर नामक व्याधि से जो व्यक्ति ग्रस्त है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब, भिन्न भिन्न बल परंतु समान दाब, समान बल और समान दाब, और डी है समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। क्या है, हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट है एक छात्र के पास, उसे वह दो अलग अलग जलीय विलयनों में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक के जलीय विलयन में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डालता है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, वह क्या रंग देंगे। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल, दोनों प्रकरणों में पीला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल्दी के पेस्ट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो हल्दी का रंग पीला ही रहता है और जो विलयन का रंग होगा वह भी पीला हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो जाएगा, पीला रंग देगा, जबकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में हल्दी का रंग मिलाएंगे तो जो विलयन होगा उसका रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रमशः अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के होते हैं और हल्दी क्या है, हल्दी एक सूचक होती है। तो जब अम्ल और क्षार दो अलग अलग मिलेंगे तो क्या होगा, वो लाल रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा के पदार्थ किसमें सहायता करते हैं। केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में या केवल भोजन पकड़ने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीबा जो होता है वह एक कोश की जीव होता है। इसके जो पदार्थ होते हैं वह गति देने और भोजन पकड़ने दोनों में ही सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव मंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। फर्स्ट, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बी, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवों के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज मतलब जाति के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये वे क्षेत्र होते हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं ये वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और अलग अलग जीवों की जो विविधताएं हैं और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है 1/15 सेकेंड, बी 1/25 सेकेंड, सी 1 सेकेंड और डी 1/2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र के रेटिना पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब का प्रभाव जो रहता है वह 1/10 सेकेंड तक रहता है, लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड ऑप्शन दिया नहीं है तो उसके नज़दीक कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1/15 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति है। कौन कौन से ध्वनियाँ होती हैं, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर ए है 2000 हर्ट्ज और 20000 हर्ट्ज के बीच। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परश्रव्य ध्वनि उपकरणों की। बी 20000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, या डी 20 हर्ट्ज और 20000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20000 हर्ट्ज के ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के जो कान होते हैं वह इनको नहीं सुन पाते हैं।
इन तरंगों की आवृत्ति इतनी ऊंची होती है कि जिससे इनमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वह बहुत छोटी होती है, जिससे इन्हें एक पतले से किरण पुंज से भी गुजारा जा सकता है और इन्हें कई दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती हैं वह होती हैं पराश्रव्य तरंगे, और 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं वह अपश्रव्य तरंगे होती हैं, मतलब वह सुनाई नहीं देती हैं। और जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं वह होती हैं श्रव्य तरंगे, जो हम आप सभी लोग सुनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन से सत्य हैं, तो इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होती है वह रासायनिक ऊर्जा में तो परिवर्तित होती है, तो ये राइट होगा। बी है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन्हीं का उपयोग तो प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, तो ये भी राइट होगा। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और ऑक्सीजन उपमुक्त होती है, तो ये नहीं होगा क्योंकि CO2 मुक्त नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। CO2 का तो प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, लेकिन मुक्त क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है या उपमुक्त होती है। ऑक्सीजन तो मुक्त होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए किस ऑप्शन में 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रख लेते हैं, रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करते हैं? बोझ का प्रणोद घटा लेते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, या फिर अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करके कुली अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, जिससे उन्हें बोझ का भार कम महसूस होता है, क्योंकि क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितार बजने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी तनाव को समायोजित करता है। जब कोई सितार वादक सितार को बजाता है तो उसकी जो डोरियां होती हैं उसके तनाव में वह समायोजन करता है, उसे उचित प्रकार से झनकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। ऐसा करके वह किसका समायोजन करता है? ध्वनि की तीव्रता का, सितार की डोरी के तारत्व का, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता का, या कंपन के आयाम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करके जो सितार वादक होता है वह सितार की डोरी के तारत्व का समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग है? क्षुद्रांत है, अग्नाशय है, अमाशय है, या ग्रसिका है? क्षुद्रांत क्या होता है? छोटी आंत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आहार नाल का अग्नाशय भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। बी नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। सी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उर्वरकों में उपस्थित पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वह हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील, बी आयोडीन युक्त नमक, सी गुब्बारे में भरी वायु, डी
ब्रास या पीतल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन से युक्त जो नमक होगा वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है? आयोडाइड लवण और NaCl का यह विषमांगी मिश्रण होता है। जबकि जो ये स्टेनलेस स्टील तथा स्टेनलेस स्टील और पीतल ये जो पीतल होते हैं ये क्या होती हैं? ये मिश्र धातु होते हैं। तो इनका संगठन पूर्णतः समान होता है, जिस कारण इन्हें क्या माना जाता है? समांगी मिश्रण माना जाता है। जबकि जो आयोडीन युक्त नमक होता है इसे विषमांगी मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। भूमि के ताप से जो ऊर्जा मिलती है वह क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे है जहाँ तापीय विद्युत संयंत्र हैं। संभाव्य क्षेत्र मतलब ये ऊर्जा कहाँ पे ज़्यादा तक संभावित हो सकती है? तो फर्स्ट है जहाँ तापीय विद्युत संयंत्र हैं। बी जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है, जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, जहाँ कोयले की खानें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं। तो भूतापीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावित वहाँ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ डायनासोर के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन नंबर ए है, सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासी संबंध नहीं है। बी, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग हैं। सी, सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है। या डी, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ डायनासोर हैं उनके पर थे लेकिन वे उड़ नहीं पाते थे, जबकि पक्षियों के पर होते हैं वह तो उड़ सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समजात अंग जो होते हैं ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे डायनासोर के पर थे और पक्षियों के पर थे, ये रचना और उत्पत्ति में तो समान है कि दोनों में पर हैं, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब रचना और उत्पत्ति में समान और कार्य भिन्न भिन्न हो तो उन अंगों को कहते हैं समजात अंग। तो ऐसे ही दोनों ही जीवों में पर समजात अंग हैं जो रचना एवं उत्पत्ति में समान है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न है। जैसे डायनासोरों में वे उड़ने का कार्य नहीं करते और पक्षियों में वह उड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? किसी प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप किस युक्ति को चुनेंगे? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, समतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। एक चुंबक है जिसे लौह के रेतन या तो सल्फर पाउडर के मिश्रण में उसे फिराया या घुमाया गया। प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि ऑप्शन नंबर ए है, केवल लौह रेतन के समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती हैं। लोहे का जो रेत होती है वह चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है केवल। बी है, लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। सी, लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। डी, लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ तथा सल्फर अचुंबकीय पदार्थ है। जो लोहा है वह चुंबकीय पदार्थ है और सल्फर जो है वह क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ मतलब वह लोहे में चिपकेगा नहीं, जबकि लोहा जो होता है वह चुंबकीय होता है, लोहे में चिपक जाता है। तो केवल लोहा ही दोनों तरफ उसके चिपक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूहों को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, गोल्ड आयरन सिल्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम।
ये अत्यधिक अक्रिय धातुएं होती हैं, अतः ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव है। कौन सा है सबसे छोटा सजीव? यीस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या फिर जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोशिका भित्ति वाला जो सबसे छोटा सजीव है वह होता है जीवाणु, और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। सीएनजी और एलपीजी का जब पूर्ण दहन होता है तो क्या क्या बनते हैं? CO2 एवं H2O, CO2 SO2 और H2O, CO2 CO2 CO और H2O। H2O तो जल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या बचा इसमें? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा जब CNG और LPG का पूर्ण दहन होगा? बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ... के नाम से जानी जाती है। जब शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो वह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशक, समांगीकरण या किण्वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन नाम से जानते हैं। किण्वन होता क्या है कि जब जटिल कार्बनिकों के सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म जीवों से रहित जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनके द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया होती है, वह किण्वन कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके सरल यौगिकों में परिवर्तित होने की क्रिया किण्वन कहलाती है। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहारी रेशे। आहारी रेशे क्या होते हैं? कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। आहारी रेशों को हम रुक्षांश भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब संतुलित आहार में जैसे कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये तो मुख्य होते हैं। इनके अलावा जल और आहारी रेशों को ही रुक्षांश भी कहते हैं। तो जल और आहारी रेशे भी शामिल किए जाते हैं पोषक तत्वों में। ये जो रुक्षांशों की हमारे शरीर में पूर्ति होती है तो वह किससे होती है? जैसे साबुत खाद्यान्न हो गए, दालें हो गई, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, ये सभी से रुक्षांश की पूर्ति होती है। और रुक्षांश का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो ये आहारी रेशों के बारे में कई पॉइंट आपको बता दिए गए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तारत्व तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्व तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा है कि जब किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्पादित जो ध्वनि होता है उसका तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होगी, और जब आयाम छोटा होगा तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जो ध्वनि का जो तारत्व होता है वह उसकी किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि तीखी होगी, और यदि कंपन की आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि मधुर होगी या कम तारत्व वाली होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एक्रिलिक, बी पॉलिएस्टर, सी नायलॉन, डी रेयॉन।
यहाँ पे क्या पूछा है कि मानव निर्मित निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो कृत्रिम रेशा कौन सा कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेयान जो है वह एक कृत्रिम रेशा कहलाता है। ये कृत्रिम रेशा तो कहलाता है, लेकिन ये बनाया किससे जाता है, यह प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो मतलब प्राप्त तो प्राकृतिक स्रोत से ही किया जाता है, लेकिन मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर देखिए कि ये जो रेयान होता है ये एक मानव निर्मित रेशा होता है और ये रेशम से सस्ता होता है और इसे रेशम के समान बुना भी जा सकता है। मतलब दिखता रेशम जैसे ही है, लेकिन ये होता है कृत्रिम रेशा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम या और ये जो होते हैं तीनों, ये होते हैं मानव निर्मित रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है, जिससे व्यक्ति का दम घुटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंपी लेखी कहलाता है। बी, भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। सी, रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। डी, भूकंपी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। ये गलत होगा, क्योंकि जो भूकंपी तरंगे होती हैं तो उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ, उसी को इंग्लिश में कहते हैं, ये रखता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ अथवा लोलक का बना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। यह मात्र एक कंपायन छड़ और लोलक का बना होता है, जो भूकंप आने पर कंपन करने लगता है। तो इसी से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।